आज हम एक बेहद दुखद और हालिया घटना पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया विमान हादसा हुआ है। हमारे पास इस पर कई स्रोत हैं, मतलब ताज़ा समाचार रिपोर्टें हैं, जांच के शुरुआती कुछ संकेत हैं और भारत के विमानन सुरक्षा के इतिहास से जुड़े विश्लेषण भी हैं। मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को समझें। न सिर्फ ये कि ये हादसा कैसे हुआ, बल्कि ये भी कि भारत में जो पहले विमान हादसे हुए हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं और इस ताज़ा घटना के मतलब मायने क्या है। ये सिर्फ एक दुर्घटना की खबर नहीं है। ये भारत की विमानन सुरक्षा पर एक जरूरी चर्चा को फिर से सामने लाती है। तो चलिए तथ्यों और विश्लेषण की परतों को जरा खोलते हैं। सबसे पहले एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ जो हुआ उस पर ध्यान देते हैं। खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ा पहला घातक हादसा है। आपको पता है ये विमान 2011 से सेवा में है और अपनी आधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। तो इसका दुर्घटनाग्रस्त होना ही अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। तो हुआ क्या था उस दिन? 12 जून 2025 को एयर इंडिया की ये फ्लाइट 171, जो एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर थी, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ी थी और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रनवे से बहुत दूर नहीं, करीब 1.7 किलोमीटर, वहां बीजे मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल ब्लॉक है, उस पर गिरी। और आंकड़े आंकड़े वाकई दिल तोड़ने वाले हैं। विमान में 242 लोग सवार थे, उनमें से 241 की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री अविश्वसनीय रूप से बच पाया। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी हॉस्टल ब्लॉक में करीब 28 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये लगभग 3 दशकों में भारत की सबसे भयानक, सबसे घातक विमान दुर्घटना है। हाँ, बहुत ही दुखद। और जो शुरुआती जांच है जो अभी चली रही है वो एक बहुत ही खास पहलू की ओर इशारा कर रही है। वो है इंजन में ईंधन की आपूर्ति, मतलब फ्यूल सप्लाई। ऐसा लगता है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद लगभग एक ही समय पर दो महत्वपूर्ण स्विच, शायद वो स्विच जो इंजनों तक ईंधन पहुंचाने वाले मुख्य वाल्व को कंट्रोल करते हैं, वो अपनी स्थिति से पलट गए। अगर ऐसा हुआ है तो इससे कुछ पलों के लिए दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो सकती थी, जिससे शायद इंजन बंद हो गए होंगे। ये जांच का एक केंद्रीय बिंदु है। अभी इस पर बहुत बारीकी से काम हो रहा है। अच्छा, तो मतलब दोनों इंजन एक साथ, ये तो बहुत ही असामान्य लगता है। हाँ, असामान्य तो है, इसीलिए जांच बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जांच अभी शुरुआती दौर में ही है ना? अच्छी खबर ये है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गए हैं। और भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB, जो देश की मुख्य जांच एजेंसी है, वो इनकी जांच कर रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी शामिल है। हाँ, बिल्कुल। इस तरह की जटिल जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी होता है। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, उनके विशेषज्ञ और अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB, जो दुनिया की प्रमुख जांच संस्थाओं में से एक है, वो भी इस जांच में सहायता कर रहे हैं। पूरी तस्वीर सामने आने में तो वक्त लगेगा, क्योंकि हर छोटे विवरण की पड़ताल करनी होगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि जांच बहुत गहन होगी। हाँ, ये तो जरूरी भी है। इस बीच जाहिर है दुनिया भर से शोक संवेदनाएं आ रही हैं और एयर इंडिया, जिसका प्रबंधन अब 2022 से टाटा समूह के पास है, उन्होंने प्रभावित परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता देने का वादा किया है। ये एक जरूरी कदम है। निश्चित रूप से परिवारों की सहायता इस समय सर्वोपरि है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, ये तथ्य कि ये एक आधुनिक ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा है, ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ एक अभूतपूर्व, मतलब एक अनोखी तकनीकी विफलता है, या ये विमानन सुरक्षा की जो पूरी व्यवस्था है उसके बारे में कुछ और संकेत देता है? हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। क्या इस हादसे को हमें भारत के पिछले विमानन हादसों के संदर्भ में देखना चाहिए? क्योंकि भारत ने दुर्भाग्य से पहले भी कई बड़ी विमान दुर्घटनाएं देखी हैं। हाँ, ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि जरूरी है। भारत का विमानन इतिहास ऐसी दुखद घटनाओं से भरा पड़ा है जिनसे हमें सबक सीखने की जरूरत है। अगर हम बड़े हादसों को देखें तो कुछ पैटर्न, कुछ बातें बार बार नजर आती हैं। उदाहरण के लिए 1996 में चरखी दादरी के पास हवा में हुई टक्कर, वो तो भयानक थी। लगभग 349 जाने गई थी उसमें। वो भारत का सबसे घातक हादसा था और वो हवाई यातायात नियंत्रण, मतलब ETC और पायलट समन्वय की विफलताओं की ओर साफ इशारा करता था।
फिर हाल के वर्षों में हमने कुछ चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डों पर हादसे देखे हैं। जैसे 2010 में मैंगलोर और 2020 में कोझीकोड। मुझे याद है, दोनों ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें थीं और दोनों ही टेबल टॉप रनवे पर उतरते समय रनवे से आगे निकल गईं और दोनों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। मैंगलोर में 158 और कोझीकोड में 21 मौतें। ये हादसे वाकई ऐसे रनवे की विशेष चुनौतियों और खराब मौसम में पायलट के निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। टेबल टॉप रनवे पर उतरना हमेशा ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, मार्जिन कम होता है। और भी उदाहरण हैं, जैसे 2000 में पटना में अलायंस एयर का हादसा जो उतरने के दौरान हुआ था, 1990 में बैंगलोर में इंडियन एयरलाइंस का हादसा और 1988 में अहमदाबाद में ही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 का हादसा हुआ था। उसमें पायलट और एटीसी के बीच संवाद में कुछ गड़बड़ी कारण मानी गई थी। और एक और बड़ा हादसा 1978 में मुंबई के पास एयर इंडिया फ्लाइट 855 का समुद्र में गिरना। उसमें स्थानिक भटकाव यानी स्पेशल डिसओरिएंटेशन एक मुख्य कारण माना गया था। स्थानिक भटकाव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पायलट कुछ पलों के लिए ये समझ खो बैठता है कि विमान असल में किस दिशा में या किस कोण पर उड़ रहा है, खासकर तब जब बाहर देखने के लिए कोई साफ रेफरेंस ना हो, जैसे रात में समंदर के ऊपर या घने बादलों के बीच। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। रनवे ओवररन, पायलट या एटीसी की गलती, स्थानिक भटकाव, खराब मौसम, ऐसा लगता है कि कारण तो अलग अलग रहे हैं, लेकिन मानवीय कारक मतलब ह्यूमन एरर, ढांचागत चुनौतियां जैसे रनवे और प्रक्रियात्मक कमियां, ये बातें बार बार सामने आई हैं। सही कहा, यही मुख्य बात है। मानवीय भूल, चाहे वो पायलट की तरफ से हो या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से, कई मामलों में एक महत्वपूर्ण फैक्टर रही है। मौसम ने भी अपनी भूमिका निभाई है कई बार, और हवाई अड्डों का बुनियादी ढांचा, खासकर कुछ चुनौतीपूर्ण रनवे या पुरानी नेविगेशन सहायता प्रणालियां, ये भी सवालों के घेरे में रहे हैं। संचार विफलताएं मतलब कम्युनिकेशन गैप्स भी कई बार वजह बनी है। ये मुद्दे दशकों से भारतीय विमानन सुरक्षा की चर्चा के केंद्र में रहे हैं। तो फिर ये जो 2025 का ड्रीमलाइनर हादसा है, जिसमें शुरुआती संकेत तो तकनीकी लग रहे हैं, वो ईंधन स्विच वाली बात, क्या उसे भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक मशीन की विफलता है या ये उन पुरानी प्रणालीगत चिंताओं से जिनकी आप बात कर रहे हैं किसी न किसी तरह जुड़ा हो सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब शायद सीधा नहीं है। देखिए, विमानन एक बेहद जटिल प्रणाली है, एक सिस्टम है पूरा। एक आधुनिक विमान का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना, भले ही उसका तात्कालिक कारण कोई तकनीकी खामी ही क्यों न निकले, ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या हमारी पूरी प्रणाली, जिसमें पायलटों का प्रशिक्षण है, विमान का रखरखाव है, हवाई यातायात प्रबंधन है और जो नियामक संस्थाएं हैं उनकी निगरानी, क्या ये सब पर्याप्त रूप से मजबूत हैं? क्या ये सब मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने में सक्षम हैं? भले ही टाटा समूह ने 2022 में एयर इंडिया का नियंत्रण लेने के बाद आधुनिकीकरण और सुधार के कई प्रयास किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हादसा एक कठोर याद दिलाता है कि विमानन सुरक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जरा सी भी ढिलाई की गुंजाइश नहीं होती। आधुनिक तकनीक अपने आप में सुरक्षा की गारंटी नहीं है, अगर उसके संचालन और रखरखाव से जुड़ी मानवीय और प्रक्रियात्मक कड़ियां कमजोर हों। इसका मतलब है कि जांच में सिर्फ ये देखना काफी नहीं होगा कि वो स्विच क्यों पलटे, बल्कि ये भी देखना होगा कि क्या ऐसी स्थिति को रोकने के लिए प्रक्रियाएं थीं, क्या प्रोसीजर्स थे, क्या पायलटों को ऐसी किसी आपात स्थिति के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, क्या रखरखाव में कोई कमी थी, ये सब देखना होगा। निश्चित रूप से एक अच्छी और गहन जांच इन सभी पहलुओं पर गौर करेगी। यह ताज़ा हादसा, जो दशकों में भारत का सबसे घातक है, वो सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त करने, हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का नियमित और कठोर ऑडिट करने और पायलट प्रशिक्षण को लगातार बेहतर बनाने की मांग को और तेज करेगा, ऐसा लगता है। और ये सिर्फ एयर इंडिया या बोइंग के लिए नहीं है, ये पूरे भारतीय विमानन उद्योग और नियामक एजेंसियों जैसे डीजीसीए के लिए गंभीर आत्मनिरीक्षण का क्षण है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमने एयर इंडिया फ्लाइट 171 के इस दुखद हादसे और भारत के विमानन सुरक्षा इतिहास से जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्य बातें संक्षेप में एक बार फिर देख लेते हैं। पहली बात, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक आधुनिक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान और जमीन पर मिलाकर 260 से ज्यादा लोगों की दुखद मौत हुई। दूसरी,
शुरुआती जांच इंजन में ईंधन आपूर्ति प्रणाली में आई किसी समस्या, संभवतः 2 स्विचों के एक साथ पलटने की ओर इशारा कर रही है। भारत की AIIB और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मिलकर इसकी विस्तृत जांच कर रही हैं। तीसरी बात जो हमने देखी वो ये कि भारत के विमानन इतिहास में पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें चरखी दादरी की हवा में टक्कर, मैंगलोर और कोझिकोड जैसे रनवे ओवररन शामिल हैं, और इनमें पायलट त्रुटि, खराब मौसम या ढांचागत कमियां जैसे कारण बार बार सामने आए हैं। ये पैटर्न लगातार चिंता का विषय रहे हैं। और चौथी और शायद सबसे अहम बात, ये ताज़ा हादसा भले ही एक आधुनिक विमान से जुड़ा हो और एयर इंडिया में सुधार के प्रयास भी चल रहे हों, ये रेखांकित करता है कि विमानन सुरक्षा एक सतत चुनौती है और इसमें निरंतर सुधार और उच्चतम स्तर की सतर्कता की तत्काल आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक गहरा सवाल ये उठता है जिस पर शायद हमें सोचने की जरूरत है। देखिए, भारत का विमानन क्षेत्र, एविएशन सेक्टर अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। हम सब देख रहे हैं, नई एयरलाइंस आ रही हैं, हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ रही है और बेड़े में 787 जैसे और भी आधुनिक विमान शामिल हो रहे हैं। सैकड़ों विमानों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या इस तेज विकास के साथ हमारी सुरक्षा प्रणालियां, हमारे पायलट्स का प्रशिक्षण, रखरखाव के मानक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्षमता और जमीनी बुनियादी ढांचा, क्या वो उसी गति और उसी गुणवत्ता से कदम मिला पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास की दौड़ में सुरक्षा पीछे छूट रही हो? भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए इस संतुलन को साधना और सुरक्षा को हमेशा हर हाल में सर्वोच्च प्राथमिकता देना, यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर लगातार ध्यान देने और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।